देखिए स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन। देखिए हाइड्रोकार्बन की हेडिंग डालने से पहले एक अपनी मिस्टेक सुधार लेते हैं। माय मिस्टेक इन आइसोमेरिज्म, मैंने एक सेकेंड लेक्चर में एक जगह पर एक गड़बड़ कर दी है जो मैं आपको बता दूं। मैंने एक क्वेश्चन दिया था, फाइंड नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर इन C5H12O। यहाँ एल्कोहल 8 था और ईथर मैंने 4 बताया था जो कि 6 है। अब आप इन 6 स्ट्रक्चर को देख लीजिए और करेक्ट कर लीजिएगा। आपने जहाँ पर भी आपने ये लिख रखा है वहाँ करेक्ट कर लीजिएगा। टोटल क्या होगा, 14 होगा। बच्चों आपको कुछ गलत नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो मैं उसको सुधार दूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा इसकी। 14 होगा, ठीक है। अब मैं हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करता हूँ और हाइड्रोकार्बन में भी सबसे पहले हम बात करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट की। पहले रिडक्शन की बात करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बच्चों हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले बात करेंगे रिडक्शन की। पहले हम सारे रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे। सबसे पहले रिड्यूसिंग एजेंट को देखेंगे। जितने भी तरह के रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास बार बार आ रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर रिड्यूसिंग एजेंट किसी पर्टिकुलर चैप्टर में आ रहा है तो उसकी बात यहाँ नहीं करेंगे। जो जनरल रिड्यूसिंग एजेंट है जो बार बार आपके सामने आते हैं उनको सबको एक जगह लाकर इकट्ठा कर देंगे। तो वो रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से होंगे उनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले रिडक्शन के बारे में जानिए। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम को रिडक्शन बोलते हैं। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी रिडक्शन है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या है, रिडक्शन है। लेकिन जो ये लास्ट की दोनों डेफिनेशन है ये आपको रिडॉक्स रिएक्शन में काम आती है। जब आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर पढ़ते हैं उसमें काम आती है, फिजिकल का पार्ट होता है। यहाँ पर आपको इन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, आपको कभी ना समझ में आए तो आप इसकी मदद ले सकते हैं। आमतौर पे क्या होता है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो सभी क्या करते हैं कि अल्कोहल में चेंज होते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड में चेंज होगा, एल्डिहाइड अल्कोहल में चेंज होगा। लेकिन नाइट्रो जो होता है वो पहले नाइट्रोसिल में चेंज होगा, फिर हाइड्रोक्सिल एमीन में चेंज होगा, उसके बाद प्राइमरी एमीन में चेंज होगा। अब हम इसको छोड़कर अगर बाकी की बात करें तो एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल में चेंज होता है, कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल में चेंज होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉन्ड ये वाला टूटता है, ये वाला कार्बन अल्कोहल में चेंज होता है और ये वाटर में चेंज हो जाता है। एस्टर में ये बॉन्ड टूटता है, ये वाला कार्बन अल्कोहल में चेंज होता है और ये वाला कार्बन भी अल्कोहल में चेंज होगा, लेकिन ये RCH2OH बनाएगा और ये ROH बनाएगा। यहाँ पर भी ये बॉन्ड टूटता है तो ये RCH2OH बनाता है, ये तो HCl बनाता है क्योंकि सबको H मिल रहा है। यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा RCH2OH, ये RCH2OH और ये 2 बार H लगेगा, इसके ऊपर क्या बन जाएगा, H2O। हाँ, ये भी हो सकता है कि ये R और ये R' अलग अलग हो सकते हैं तो आप 2 अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हैं। सभी आपने देखा कि एसिड हो चाहे एसिड के डेरिवेटिव हो, सब क्या कर रहे थे, अल्कोहल बना रहे थे। एक ऐसा एसिड डेरिवेटिव होगा जो अल्कोहल नहीं बनाएगा, एमाइड, जो क्या करेगा, एमीन बनाएगा। इस बात का ध्यान रखना है, ये एक्सेप्शन है, इसको मार्क कर लेंगे आप। अब मैं आपको रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बताता हूं। देखिए अब हमने यहां पर 4 तरह के रिड्यूसिंग एजेंट की बात करी है। ये जो 4 तरह का रिड्यूसिंग एजेंट है इसमें पहला है हाइड्रोजन विद मेटल। मेटल में निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम या रैनी निकल कोई भी हो सकता है, जगह कम थी इसलिए केवल निकल लिख दिया, ऊपर देखते रहिएगा। दूसरा जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो LiAlH4 है, जिसको हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बोलते हैं, शॉर्ट में LaH भी बोला जाता है। ये H- देता है जो कि स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग का मतलब अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तीसरा जो है वो सोडियम विद एथाइल अल्कोहल है, जो सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है, इथाइल अल्कोहल H+ देता है। इसकी सभी रिएक्शन को बाउमन ब्लैंक रिडक्शन बोला जाता है। याद रखिएगा, कहीं पर लिख लीजिएगा, बाउमन ब्लैंक रिडक्शन बोला जाता है।
और चौथा जो रिएजेंट है हमारा वो NaBH4 है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये भी H- देता है, लेकिन कंपैरेटिवली NaBH4 के मतलब LiLH4 के ये वीक होता है, इसलिए इसको माइल्ड बोल दे रहे हैं। H- ये भी दे रहा है पर माइल्ड है। अब ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है, कुछ कंपाउंड को ये सब रिड्यूस करते हैं, कुछ कंपाउंड को नहीं कर पाते हैं, कुछ कंपाउंड को कोई एक करता है, कुछ कंपाउंड को कोई दो करता है। आइए देखते हैं। देखिए RX एल्काइल हैलाइड को एल्केन में सभी रिएजेंट चेंज करते हैं। जैसे टिक लगाने का मतलब सब वो काम करेंगे, क्रॉस लगाने का मतलब वो काम नहीं करेंगे। एल्डिहाइड को अल्कोहल में सभी चेंज करते हैं, कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में सभी चेंज करते हैं। एसाइल हैलाइड को, हैलाइड मतलब यहाँ क्लोराइड जरूरी नहीं है, ब्रोमाइड आयोडाइड भी हो सकता है, अल्कोहल में सभी चेंज करते हैं। एस्टर को अल्कोहल में केवल दो लोग चेंज करते हैं, कौन? LiLH4 एंड सोडियम विद एथाइल अल्कोहल। बाकी मेटल विद हाइड्रोजन एंड NaBH4 इसको चेंज नहीं करते। कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में केवल LiLH4 करता है। एनहाइड्राइड को अल्कोहल में केवल LiLH4 करता है। अमाइड को एमीन में, मैंने एक्सेप्शन बताया था अभी, वो केवल LiLH4 करता है। एल्कीन एंड एल्काइन को एल्केन में केवल हाइड्रोजन विद मेटल चेंज होता है, बाकी कोई इसको चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, एक एक रिएजेंट लेते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन की। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन में क्या होता है कि हाइड्रोजन किसी मेटल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में एल्कीन या एल्काइन पर अटैक करता है, और वो भी हाइड्रोजन एटम। ये जो मेटल है वो निकल हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है, पैलेडियम हो सकता है, या रैनी निकल हो सकता है। रैनी निकल निकल एल्युमिनियम का एलॉय है। पैलेडियम को इस रिएक्शन के लिए बेस्ट माना जाता है। आपसे कोई पूछे कि भाई बेस्ट कौन है, पैलेडियम, रट्टा मार लो। हाँ, समझा देता हूँ कि क्यों है। देखिए ये जो पूरी रिएक्शन है वो एडजॉर्प्शन पे डिपेंड करती है। एडजॉर्प्शन पे मतलब उसके पोरस स्ट्रक्चर में, मेटल के पोर्स में ये एल्कीन और एल्काइन या हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल हैं ये जाकर उसके अंदर एडजॉर्ब हो जाते, घुस जाते हैं पोर्स में। जिन पोर्स का साइज सबसे एप्रोप्रिएट साइज होगा इन मॉलिक्यूल्स के लिए, वो सबसे अच्छा कैटलिस्ट माना जाएगा, और ये बात पैलेडियम में होती है, इसीलिए पैलेडियम को बेस्ट माना जाता है। इसमें एक जो इस रिएक्शन में एनर्जी भी रिलीज होती है जिसको हम एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। ये आप लोगों ने जीओसी में भी पढ़ा है और थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा है। एल्केन भी इस रिएक्शन को देता है, एल्काइन भी देता है। अगर केवल एल्कीन की बात करें तो एल्कीन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही कम होगी। लेकिन अगर एल्काइन की बात करें, एल्कीन के साथ कंपेयर करें, तो आमतौर पे एल्काइन की रेट ऑफ रिएक्शन एल्कीन से कम होती है। लेकिन इस रिएक्शन में एल्काइन की रेट ऑफ रिएक्शन एल्कीन से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि एल्काइन का स्ट्रक्चर लीनियर है। एल्कीन इस रिएक्शन में सिन एडिशन देता है, SYN, सिन एडिशन देता है। सिन एडिशन क्या होता है ये आपको समझाते हैं। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको मीजोफॉर्म, रेसिंग मिक्सचर, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जब सिन एडिशन होगा, लिखा सब कुछ है, मैं बोल रहा हूँ, सिन एडिशन होगा तो एडिशन जिसका भी एडिशन हो रहा है, जैसे हाइड्रोजन का एडिशन यहाँ पे हो रहा है, तो हाइड्रोजन का एडिशन लेस क्राउडेड साइड से होगा।
जैसे यहाँ अगर देखें तो यहाँ मोर क्राउडेड ये है, लेस क्राउडेड ये, तो यहाँ से H और H का एडिशन होगा, यहाँ से और यहाँ से, तो मतलब दोनों H सेम साइड रहेंगे। देखिए, तो जब दोनों H सेम साइड रहेंगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, मीजो हो जाएगा। अब जब यहाँ एडिशन होगा तो एक H यहाँ से अटैक करेगा, एक H यहाँ से, मतलब दोनों H एक दूसरे के अपोजिट चले जाएंगे। और ऐसा भाई ऐसे भी अपोजिट हो सकता है और ऐसे भी अपोजिट हो सकता है, तो इसलिए ये क्या बनेगा, एक मिक्सचर बनेगा, रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर भी ऑप्टिकली एक्टिव होता है, मीजोफॉर्म भी ऑप्टिकली इनएक्टिव, सॉरी, रेसमिक मिक्सचर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है और मीजोफॉर्म भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो इन दोनों के बारे में आप पढ़ेंगे अपने आइसोमेरिज्म वाले टॉपिक में। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो एक बार उसको रिवाइज करिए, तब इसमें आगे बढ़िएगा, ठीक है। ये सिन एडिशन देता है, ध्यान रखिएगा। देखिए, सेकंड है पार्शियल हाइड्रोजिनेशन। पार्शियल हाइड्रोजिनेशन क्या होगा कि जब आप एल्काइन को सीधे एल्केन में चेंज करते हैं तो वो कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन होता है, लेकिन अगर आप एल्काइन को बीच में रोक देते हैं, एल्कीन पर रोक देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन। जैसे एल्काइन से एल्कीन बनेगा, फिर एल्कीन से एल्केन बनेगा, लेकिन आप एल्केन ना बनने दे रहे हो, बीच में रोक दे रहे हो, बीच में कहीं रोक दे रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन। अब पार्शियल हाइड्रोजिनेशन के लिए आपके पास दो कैटलिस्ट हैं। पहला है पैलेडियम प्लस BaSO4 या पैलेडियम प्लस CaCO3। इसके अंदर क्विनोलिन और सल्फर भी डाला जाता है, क्विनोलिन का स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है। या फिर पैलेडियम प्लस चारकोल भी ये काम करता है। पैलेडियम प्लस BaSO4 प्लस क्विनोलिन का प्लस सल्फर, इसका काम एक और है, ये रोजनमुंड रिडक्शन में एसाइल हैलाइड को एल्डिहाइड में चेंज करता है, लेकिन ये एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में आपके आएगा, यहाँ पर अभी आपको ज़रूरत नहीं है। एल्काइन को एल्कीन में चेंज करते हैं, लेकिन ये देते हैं सिन एडिशन। सिन एडिशन का मीनिंग ये है कि जब एल्काइन को आप एल्कीन में चेंज करते हैं तो एल्कीन सिस बनता है, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से अटैक करेंगे, सिस बन जाएगा। और अगर दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड से अटैक कर जाए तो ट्रांस बन जाएगा और वो एंटी एडिशन कहलाएगा, लेकिन वो नेक्स्ट कंपाउंड हमारा करेगा। एक बात आपको ध्यान रखनी है, BaSO4 और CaCO3 used to check the reactivity of पैलेडियम। ये स्टेटमेंट याद रखिए और यही आपको ऑप्शन भी मिलेगा। अब बर्च रिडक्शन में क्या होगा कि मतलब सेकंड है हमारा बर्च रिडक्शन B। बर्च रिडक्शन में रिएजेंट होता है एल्कली मेटल एंड लिक्विड अमोनिया। यही एल्कली मेटल लिक्विड अमोनिया को आपस में मिला देते हैं तो एल्कली मेटल लिक्विड अमोनिया में डिजॉल्व हो जाता है और ब्लू कलर का सोल्यूशन बनाता है। ये हम S ब्लॉक में पढ़ते हैं। इसका एडिशन एंटी एडिशन होता है। अब एंटी एडिशन है तो इसका मतलब क्या है कि ये एल्काइन से क्या बनाएगा, ट्रांस बनाएगा। जैसे वो एल्काइन से सिस बना रहा था, ये एल्काइन से ट्रांस बनाएगा। NCERT में ये रिएक्शन दी हुई है आपको। तीसरा रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। तीसरा, पहला हाइड्रोजिनेशन था, दूसरा पार्शियल हाइड्रोजिनेशन था, तीसरा क्या हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन है। रिएजेंट इसका B2H6 एंड THF है। THF ये है टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन। और एसिडिक मीडियम चाहिए आपको, H3O+ या कोई वीक एसिड CH3COOH जैसा ले सकते हैं। ये भी क्या करता है, सिन एडिशन देता है। सिन एडिशन देगा तो एल्काइन में तो नहीं दिखता इसका सिन एडिशन, क्योंकि भाई समझ में नहीं आता कि
भाई दो बार हाइड्रोजन इस पे लग जाएगा तो फिर ये कायरल नहीं रह जाएगा ना, कायरल नहीं रह जाएगा तो सीन एडिशन नहीं पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप सिस है और सिस पे आप अगर सीन एडिशन कराते हैं हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन तो आपको मीजो मिलेगा, और जब आप ट्रांस पे कराते हैं तो आपको रश्मिक मिक्सचर मिलेगा। समझ पा रहे हैं? देखिए हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन एक और रिएक्शन देता है, एल्डिहाइड को अल्कोहल में चेंज कर देता है। एल्डिहाइड को अल्कोहल में चेंज कर देता है। रिएजेंट आप जान ही रहे हैं, B2H6 और H3O+ चाहिए। B2H6 जो हमारा होता है वो रिएक्टिंग स्पीसीज है जो टूटता है BH3 में, क्योंकि आप जानते हैं कि B2H6 डाइमर है BH3 का। अब BH3 क्या करता है कि BH3 में बोरॉन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पहली बार ऐसा होता है कि हाइड्रोजन, हमेशा आपको पता है कि हाइड्रोजन का नेचर है H+ के फॉर्म में टूटना, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन H- के फॉर्म में टूटता है, और H- के फॉर्म में टूटकर वो कार्बन पे अटैक करता है, और ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है उस पर B का अटैक होता है, और ये कंपाउंड बनता है। ऐसा नहीं है कि एक हाइड्रोजन टूट के और ऐसा हो गया, दूसरा एल्डिहाइड आता है फिर एक हाइड्रोजन टूटता है, ऐसे बनता है, और तीसरा एल्डिहाइड आता है फिर एक हाइड्रोजन टूटता है, ऐसे बनता है। अब अगर आप इस पर ही H3O+ का अटैक करा दें तो भी आपको ये मिल जाएगा, इस पर करा दें तो भी मिल जाएगा, इस पर करा दें तो भी मिल जाएगा। फाइनली ये बोला जाता है कि इसी पे कराया जाता है, लेकिन हमने तीनों पे दिखा दिया आपको कि 1 2 3 तीनों में से किसी पर भी आप H3O+ का अटैक कराएंगे तो ये मिलेगा। अब आप ध्यान देने वाली बात है कि देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन पहले से था और एक हाइड्रोजन आया आप कहाँ से, B2H6 से। तो ये देखिए मैंने लिखा है कि एक हाइड्रोजन कम फ्रॉम B2H6, और इस ऑक्सीजन के ऊपर तो बोरॉन का अटैक हुआ था, और इस बोरॉन को हटा के यहाँ से H3O+ का H+ आया है। मतलब ये H चाहिए आपको कहाँ से मिला, H3O+ से, और ये H कहाँ से मिला, B2H6 से। तो अब मैं आपको मीनिंग समझाता हूँ, इसका मीनिंग समझिए मेरी बात, कि अगर मान लीजिए कि आपके सामने ऐसे लिखा हो कि भाई CH3CHO है और इसमें आपने पहले डाल दिया B2D6 और दूसरा H3O+, तो अब ये हाइड्रोजन ना देकर ड्यूटेरियम दे रहा है, तो यहाँ पर B2H6, ये जो H B2H6 से आ रहा था अब ये D बन जाएगा। मतलब आपको मिलेगा CH3CHD और OH। मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि H तो OH का H तो कहाँ से आ रहा है, H3O+ से। अच्छा, ये दो तरह का भी मिलेगा, D+L, मतलब क्योंकि ये कायरल हो गया ना, कायरल हो गया तो दो तरह का मिलेगा आपको। भाई एक कायरल है तो 2 पावर 1 कर दोगे, 2 मिलेगा ना। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं हम? अगर मान लीजिए कि यही चीज CH3CHO B2H6THF D3O+ होता, तो यहाँ पर CH3CH2OD बनता, क्योंकि यहाँ वाला H तो H ही रहता, लेकिन यहाँ वाला H किस में चेंज हो जाता, D में। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो कभी इस तरह के उल्टे पुल्टे काम करके वो आपको दे सकता है, ध्यान रखिएगा। बहुत ही डिफ़िकल्ट नहीं है, पर आसान भी नहीं है ना, ध्यान रखिएगा इसको। अब देखिए रिडक्शन विद मेटल हाइड्राइड। मेटल हाइड्राइड में अभी हमने थोड़ी देर पहले कॉलम बनाया था तो बात करी थी LiAlH4 की, NaBH4 की, दोनों की बात यहाँ पे करेंगे। जो LiAlH4 है इसका पूरा नाम है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LaHB, शॉर्ट में LaH बोल देते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये शॉर्ट में लिखा रहता है, एग्जाम में भी आता है, तो इसलिए याद रखिएगा। ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो LiAlH4- और यहाँ से H4- में से एक माइनस निकल कर
H स्ट्रॉन्ग, यही रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, इसी का अटैक होता है। अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एल्डिहाइड है, आप जानते हैं कि इस कॉलम में आपने सारे रिएक्शन लिख रखे हैं, मैं सारे रिएक्शन नहीं बता रहा इसके, मैं एक आध रिएक्शन मैं एक्सप्लेन मैकेनिज्म करना चाह रहा हूँ इसका। जैसे LiLH4 है, उसने H+ दिया, तो H, ये एल्डिहाइड का बॉन्ड टूटा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, H- का अटैक यहाँ हो गया, बिल्कुल B2H6 जैसा अभी आपने देखा था, यहाँ पे अटैक हो गया, यहाँ O- आ गया। O- पे अटैक कौन करेगा? H3O+। इसका मतलब है कि LiLH4 के साथ आपको H3O+ भी लेना चाहिए। आमतौर पे रिएक्शन पे केवल LiLH4 दिया जाता है, तो H3O+ मान लिया जाता है कि हमारे पास है और ये प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन अगर LiAlH4 की जगह D4 हो तो ये तो D- देगा। जब ये D- देगा तो यहाँ पे CH भाई PH CHD और O के साथ कौन जुड़ेगा? OH। ठीक है, अब यहाँ पर ये H- देगा तो यहाँ पर तो CH2 हो गया, तो ये बन गया CS3 CH2O, और O- के साथ कौन जुड़ेगा? D। अच्छा, यहाँ पर भी D जुड़ेगा और यहाँ पर भी D जुड़ेगा, तो CS3 CHD OD, तो ये D+L, भाई दोनों कायरल है, ये D+L, ये भी क्या है? कायरल है। तो कायरल है तो कायरल बनाएंगे। ठीक, अब जैसे अगर आप बात करें कि सर हमको, मैं मिटा देता हूँ, है ना, अब देखिए यहाँ पर NaBH4 हमने ले लिया। NaBH4 बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे LiLH4 कर रहा था, सारी चीज़ें वैसी ही हैं। ये H- देता है, पहले इस पर अटैक होता है, उसके बाद H3O+ आता है, इस पर अटैक होता है, सारे प्रोडक्ट भी सेम है, बस माइल्ड है और वो क्या था? स्ट्रॉन्ग था। स्ट्रॉन्ग और माइल्ड का क्या लेना देना है, ये मैं आप लोगों को, ये आप समझ गए, मैंने वही रिएक्शन सेम लिख रखा है, केवल LiLH4 की जगह पे NaBH4 कर दिया। अब मैं आपको ज़रा सा एक हिंट दे देता हूँ, ध्यान रखिएगा। मैं चाह रहा था आप लोगों को NaBH4 और LiAlH4 के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस बताऊं, लेकिन वो डिफरेंस जो है वो सीधे SN1 SN2 रिएक्शन में चला जा रहा है, और SN1 SN2 रिएक्शन अभी आपको मैंने पढ़ाया नहीं है। तो जब मैं आपको एल्काइल हैलाइड SN1 SN2 पढ़ाऊँगा, उसी समय मैं आपको LiLH4 और NaBH4 के बीच में डिफरेंस बताऊँगा। यहाँ पर LiAlH4 को आप जानते हैं कि ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, लेकिन सिनेमिल ग्रुप के C+C को ये रिड्यूस कर देता है। सिनेमिल ग्रुप ये है, सिनेमिल ग्रुप मतलब C6H5 CH डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड O। अब ये जो है H लगा दो तो सिनेमल्डिहाइड हो गया, OH लगा दो तो सिनेमिक एसिड हो गया, NH2 लगा दो तो सिनेमलमाइड, पता नहीं बोल ही नहीं पा रहे, ठीक है, चलो यही दोनों याद रखो। सिनेमल्डिहाइड में हम जानते हैं कि LiLH4 एल्डिहाइड को अल्कोहल में चेंज करेगा, लेकिन इसको भी क्या करेगा? सिंगल बॉन्ड में चेंज करेगा। यहाँ पर एसिड को अल्कोहल में चेंज करेगा, लेकिन इसको भी किस में चेंज करेगा? सिंगल बॉन्ड में। तो ये ग्रुप ऐसे हैं, सिनेमिल ग्रुप ऐसे हैं जहाँ पर ये क्या करेगा? चेंज कर देगा, किस में? सिंगल बॉन्ड में। समझ पा रहे हैं? अब LiLH4 की तरह ही एक कंपाउंड है, एक रिएजेंट है, एक कैटलिस्ट है जिसका नाम है डाइबल H, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। उसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए, बात करते हैं डाइबल H की। डाइबल H का मतलब है डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। वो स्ट्रक्चर बना हुआ है डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। काम LiLH4 जैसा, पर थोड़ा हल्का, थोड़ा कमज़ोर, और कुछ जगहों पर LiLH4 का समर्थन नहीं करता, उसके जैसे काम नहीं करता, कुछ अपना ही चलाने लगता है। LiLH4 की तरह सारे काम कर रहा था, एल्डिहाइड को अल्कोहल में चेंज कर रहा था, कीटोन को अल्कोहल में चेंज कर रहा था, वो सारे काम कर रहा है, लेकिन जहाँ डिफरेंस है वो मैंने दिखा दिया आपको। डिफरेंस ये है कि RCN को LiLH4 के साथ रिएक्ट कराओ तो CH2NH2 बना देता है, लेकिन डाइबल H
एल्डिहाइड, एस्टर को LiLH4 के साथ रिएक्ट कराओ तो वो 2 मॉलिक्यूल अल्कोहल का बनाता है, लेकिन डाइबल H अपना अलग ही चला रहा है। ये इस वाले पार्ट को एल्डिहाइड में चेंज कर देता है, इधर वाले को तो अल्कोहल में चेंज करता है, मजबूरी है उसकी, लेकिन इधर वाले को एल्डिहाइड में चेंज कर देता है। कुछ किताबों में इसको -78 सेल्सियस भी लिखा हुआ है, जैसे एस.एन. सान्याल की बुक हो, चाहे I.L. फिनार की बुक हो, उसमें लिखा हुआ है, लेकिन आपको NCERT में ऐसा कुछ दिया नहीं है, -78 या ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो मैंने सीधे इसको लिख दिया बिना किसी टेम्परेचर को बताए। और आप लोगों को भी ऐसे ही याद करना है, ज़्यादा जानकारी अगर आप रखते हैं तो आप टीचर बन जाएंगे, फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। ये लिखिए और हम क्लेमेंसन और एंड वोल्फ-किस्नर की बात करते हैं। अब देखिए आते हैं 2 नए रिएक्शन पे, नाम है क्लेमेंसन रिडक्शन और दूसरा है वोल्फ-किस्नर रिडक्शन। अच्छा बच्चों, मैं नंबरिंग भूल गया तो इसलिए मैंने नंबर देना ही बंद कर दिया। रिडक्शन कंप्लीट करके फिर एल्केन चालू करेंगे तो फिर से नंबर देना चालू करेंगे। क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता है कि एल्डिहाइड या कीटोन के C डबल बॉन्ड O को जिंक अमलगम एंड कंसनट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में इस बॉन्ड को CH2 में चेंज कर देता है। जैसे मान लो इधर CH3 लगा होता तो ये क्या हो जाता, CH3 CH2 CH3 बन जाता। सेम काम वोल्फ-किस्नर रिडक्शन का भी है, ये भी एल्डिहाइड कीटोन के इसको CH2 में चेंज कर देता है। अब दोनों लोगों ने सेम चीज करी, 2 अलग अलग रिएजेंट से करा, तो यार ये हुआ कि आखिर तुम लोग खाली बैठे थे क्या यार, कि दोनों लोग एक ही काम कर रहे हो, अलग अलग चीज़ों से कर रहे हो, क्या फ़ायदा है इसका। हमको एक प्रोडक्ट बनाना है, हम बना लेंगे, हम पहले वाले से बना लेंगे। क्लेमेंसन तो सही आदमी था, वोल्फ-किस्नर तुम झूठे उसके अंदर घुसे हुए हो। तो वोल्फ-किस्नर ने बोला कि नहीं, देखिए दिक्कत है एक, मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपने CH3CO CH3 लिया, क्लेमेंसन से कराया चाहे वोल्फ-किस्नर से कराया, दोनों से प्रोडक्ट सेम मिला, मैं मानता हूँ, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड सेंसिटिव ग्रुप लाइक OH क्या है, एक बेसिक ग्रुप है। बेसिक ग्रुप जो होता है वो एसिड सेंसिटिव होता है, मतलब एसिड से रिएक्ट कर जाता है। ग्रुप CR क्लेमेंसन रिडक्शन शुड नॉट बी यूज्ड। क्यों? क्योंकि देखिए मान लीजिए OH है कंपाउंड में और आप चाहते हैं कि केवल इसको उड़ाए और OH को ऐसे का ऐसे रहने दे, और आपने क्लेमेंसन ले लिया, तो क्लेमेंसन का Cl माइनस OH को हटा के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 SN2 कुछ दे के, वो बाद में देखेंगे क्या है SN1 SN2, अभी तो केवल ये समझिए कि OH को हटा के Cl आ जाएगा। और आप चाहते थे यहाँ OH लगा रहे और क्लेमेंसन में OH उड़ा दिया इसने, तो वोल्फ-किस्नर ने बोला वहाँ मेरा रिएक्शन काम आएगा, OH को OH तो हटाएगा नहीं और ये बन जाएगा। तो क्लेमेंसन को लगा कि यार ये तो मेरे रिएक्शन को ही काट गया, तो क्लेमेंसन ने भी बोला कि इन प्रेजेंस ऑफ बेस सेंसिटिव ग्रुप लाइक हेलोजन, जैसे यहाँ पर ClBr कुछ लगा दे आप, हेलोजन, वोल्फ-किस्नर रिडक्शन शुड नॉट बी यूज्ड। क्योंकि अगर आपने वोल्फ-किस्नर करा और यहाँ पे Cl लगा दिया तो OH क्या करेगा, Cl को उड़ा के रख देगा। अब आपको यहाँ Cl नहीं मिलेगा, ये तो हटाएगा, साथ ही साथ Cl भी हटा देगा, तो वहाँ आपको क्लेमेंसन की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोनों अपनी अपनी जगह पर सही थे और इसलिए ये पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इससे। ये तो भाई आपको दिया ही है NCERT में, आपको याद करना ही है, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, इसको भी याद करना पड़ेगा आपको। एक क्वेश्चन कराते हैं आपको, देखिए क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार है, पहला नहीं दूसरा। पहले में तो क्या करना है आपको, C डबल बॉन्ड को हटा के क्या कर देना है, CH2 बना देना है। पहला तो कोई दिक्कत नहीं हो। दूसरे वाले में क्या बोला गया कि रिएक्टेंट है, वोल्फ-किस्नर या क्लेमेंसन चाहे जो करा दो, ये प्रोडक्ट बन रहा है। अब ये प्रोडक्ट यहाँ पर कितने टाइप के रिएक्टेंट लिए जा सकते हैं कि ये प्रोडक्ट बन जाए। हाउ मेनी एल्डिहाइड और कीटोन आर पॉसिबल इन द फॉर्म ऑफ ए कितने तरह का हो सकता है।
तो अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो वीडियो रोक दीजिए, नहीं कर सकते तो देखते रहिए भैया। पहला तो ये है कि भाई CHO अगर है तो इस CHO का, जैसे मान लीजिए ये है डबल बॉन्ड OH, तो अब इसको इसने क्या करा CH2 में चेंज करे, CH2 और ये CH3, ये बन गया। दूसरा हो सकता है कि वो ये हो, तीसरा हो सकता है कि वो ये हो, और चौथा हो सकता है कि वो ये हो। तो इस तरीके से आपको 6 प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब 6 रिएक्टेंट का यूज आप कर सकते हैं। मेरी बात समझ पा रहे? अगर मैं यहीं छोड़ दूं इसको और आगे बढ़ जाऊं तो आप बोलेंगे कि सर आपने वहां गलत बोल दिया, कंपाउंड तो आपने 4 ही बनाए थे और बोल दिया 6। तो बच्चा देखो ये कायरल है तो यहाँ पर D+L, ये कायरल है तो यहाँ पर D+L। तो आप देखो कितने हो गए, 1 + 2 + 2 + 1, टोटल कितने, 1 + 2 + 2 + 1 + 1 6। ध्यान रखिएगा 6 कंपाउंड हो सकते हैं इसके पॉसिबल। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं, HI की बात करते हैं। अब देखिए रिडक्शन बाय रेड फॉस्फोरस HI, लेकिन NCERT ने इसको केवल HI दिया, रेड फॉस्फोरस का नाम नहीं लिया है और काम यही कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि केवल HI का यूज दे सकता है आपको, क्योंकि NCERT में दिया है तो देगा ही केवल NCERT का। जैसे मैं रेड फॉस्फोरस HI बोल रहा हूँ पर वो HI दे देगा, फिर मैं रेड फॉस्फोरस HI क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने भाई पढ़ा है, मैंने और किताबों में पढ़ा है, वो मैं सही बता रहा हूँ आपको, लेकिन मैं NCERT वाली चीज़ भी आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा। देखिए ये सभी को एल्केन में चेंज करता है, लेकिन सभी को मतलब किसको, जितने मैंने लिखे हैं बस उन्हीं को, एल्कोहल को, एसाइड हैलाइड को, कार्बोक्सिलिक एसिड को, अमाइड को, एल्डिहाइड को, कीटोन को, सबको किस में चेंज करेगा, एल्केन में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये मैंने आप लोगों को बायोमोलिक्यूल में एक रिएक्शन बताई थी, याद होगा कि ग्लूकोज को वो N हेक्सेन में चेंज कर देता है, वो HI था, याद आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, एक लास्ट रिएक्शन इसमें बचता है, स्टीफन रिएक्शन। देखिए अब बात करते हैं स्टीफन रिडक्शन की। स्टीफन रिडक्शन में क्या होता है, रिएजेंट है SnCl2 + HCl। SnCl2 HCl सबसे पहले आपस में रिएक्ट करते हैं और नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, 2 नेसेंट हाइड्रोजन। ये दोनों नेसेंट हाइड्रोजन RC≡N से रिएक्ट करके CH डबल बॉन्ड NH बनाते हैं, जिसको हम इमीन कहते हैं। इमीन एक बेसिक कंपाउंड है और क्योंकि मिक्सचर में HCl पाया जा रहा है इसलिए HCl भी उसके साथ चिपक जाता है, तो उसको इमीन हाइड्रोक्लोराइड बोल दिया जाता है। जब इस इमीन हाइड्रोक्लोराइड को आप हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो CH डबल बॉन्ड NH का बॉन्ड टूटता है, और CH डबल बॉन्ड NH का बॉन्ड जब टूटता है तो CH पर 2 OH लगता है और NH पर 2 H लगता है। तो जब NH पर 2 H लगता है तो वो NH3 और .HCl जो कि पूरा मिलाकर NH4Cl बन जाता है। लेकिन जो CH पर 2 OH है वो स्टेबल नहीं होता, क्योंकि एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होता। कहीं कहीं पर स्टेबल होता है, जैसे क्लोरल हाइड्रेट की बात करें तो वहाँ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाता है, इसलिए वो स्टेबल होता है। तो जब 2 OH स्टेबल नहीं होता, तो ये देखिए मैंने आपको दिखाया है कि 2 OH स्टेबल नहीं होता, तो वो क्या करता है कि एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल या कीटोन जो भी निकाल देता है और वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार आपको एल्डिहाइड मिलता है। इसको आप पढ़ लीजिएगा, पढ़ने से आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करेंगे एल्केन की। अगला हमारा टॉपिक होगा एल्केन, स्टार्ट करेंगे। देखिए अब स्टार्ट करते हैं एल्केन।
एल्केन को पैराफिन भी बोला जाता है, जैसे एल्कीन एल्काइन को ओलिफिन कहते हैं। पैराफिन का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव या इनर्ट। अब ऐसा नहीं है कि ये रिएक्ट ही नहीं करेगा वरना चैप्टर ही नहीं पढ़ेंगे, पर काफ़ी हद तक ये रिएक्ट नहीं करता। ये किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से जल्दी रिएक्ट नहीं करता, किसी रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट नहीं करता, ये जल्दी जो है किसी एसिड से रिएक्ट नहीं करता, ये बेस से रिएक्ट नहीं करता, तो इसलिए इसको बोलते हैं कि ये इनर्ट है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला रिएक्शन है हमारा वुर्ज रिएक्शन। वुर्ज और फिटिक दो साइंटिस्ट थे, दोनों लोगों ने अलग अलग काम किया था। वुर्ज पढ़ेंगे, वुर्ज फिटिक भी पढ़ेंगे इसी में। देखिए, when alkyl halide is treated with sodium in dry ether then it gives higher alkane, छोटे एल्केन से बड़ा एल्केन बनाता है। This method work well for the preparation of alkane having even number of carbon atom like इथेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, मतलब 2, 4, 6 इस तरह के इवन नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए। जैसे हमारे पास हमने एक इथाइल क्लोराइड ले लिया और ये 2 इथाइल क्लोराइड ले लिया। लिखने का तरीका है ऐसे, आप यहीं पर 2 लिख सकते हैं। और ये क्या करता है कि ये ऐसे इन दोनों को जोड़ देता है, ब्यूटेन बना देता और 2 NaCl निकल जाता है। मैकेनिज्म की बात करें अगर, तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देता है। इसमें सोडियम, ऐसे तो ये आयनिक मैकेनिज्म भी देता है, पर हमारे सिलेबस में आयनिक मैकेनिज्म इसका है नहीं, हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की ही बात करेंगे। सोडियम को जब ईथर में डिजॉल्व करते हैं तो मतलब सोडियम ईथर में डिजॉल्व हो जाता है। डिजॉल्व कैसे होता है? कोई भी मेटल जब ईथर में डिजॉल्व होता है तो वो क्या करता है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो अपना इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करता है और ये Na+ और ये इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन का काम है, हमें ध्यान रखिएगा, जो एल्काइल हैलाइड है वो एल्काइल हैलाइड टूटेगा कार्बोकेटायन में और हैलाइड आयन में। ये कार्बोकेटायन सोडियम के इलेक्ट्रॉन को लेकर फ्री रेडिकल में चेंज होता है और इस तरह का एक और फ्री रेडिकल ये दोनों आपस में रिएक्ट करके ये बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत और आती है कि जो एल्काइल फ्री रेडिकल होता है, द एल्काइल फ्री रेडिकल ऑल्सो गिव डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देता है तो इसमें डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट भी बनते हैं, जैसे ये एल्काइल फ्री रेडिकल है। अब डिस्प्रपोर्शनेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। तो अगर यहां से हाइड्रोजन हटे और यहां जाके जुड़ जाए तो यहां से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ। यहां एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ, मतलब इसका क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। जब यहां से H निकला तो ये CH2 मिलकर बॉन्ड बना लिए और ये H इससे जाके जुड़ गया तो ये CH3 बन गया। मतलब ये रिएक्शन एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो गई। तो अगर आपसे कोई बोले कि इथाइल क्लोराइड को जब हम सोडियम एंड ईथर, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है? तो आप बोलिए कि ब्यूटेन बनता है, आपका मेजर प्रोडक्ट यही है। लेकिन माइनर प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको ये और ये भी मिलेंगे। तो अगर आपको बोले कि कितने प्रोडक्ट बनते हैं तो आप बोलेंगे 3 प्रोडक्ट बनते हैं। समझ पा रहे हैं? आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इस पर। अब देखिए, वो जो हमने रिएक्शन लिख रखी थी उसका मैंने पूरा एक साथ लिख दिया। अगर हम इथाइल क्लोराइड को सोडियम एंड ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो हमें मेजर प्रोडक्ट जो होता है वो ब्यूटेन मिलता है। लेकिन माइनर प्रोडक्ट में हमको एथीन एंड इथेन दोनों मिलता है। ये माइनर प्रोडक्ट है। डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट क्या है? यहाँ पर माइनर है। लेकिन अगर टर्सरी अल्काइल हैलाइड हो तो डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट हो जाता है। ये बात याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टर्सरी अल्काइल हैलाइड के केस में ये क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। अब ये जैसे टर्सरी अल्काइल हैलाइड है तो टर्सरी अल्काइल हैलाइड है तो इसका जो फ्री रेडिकल बनेगा वो ऐसे बनेगा, ऐसे।
अब जैसे मान लीजिए कि इसने H फ्री रेडिकल दिया और इसने ले लिया, तो भाई यहाँ फ्री रेडिकल बना तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, तो देखो एक डबल बॉन्ड वाला बन गया। और जब इसने H ले लिया तो ये वाला ये बन गया, ठीक है। और जब ये दोनों डायरेक्ट जुड़ गए तो ये बन गया। लेकिन ये क्या होगा, इसमें जो वुड्स प्रोडक्ट है वो क्या है, माइनर प्रोडक्ट है, और जो डिसप्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे टर्सरी अल्काइल हैलाइड में, बाकी सब में नहीं। बाकी सब में वुड्स प्रोडक्ट क्या है, मेजर प्रोडक्ट है। अब अगर जैसे कुछ और एग्जाम्पल ले लें, मान लीजिए आपके पास है PHCH2Br है और आपने Na ईथर ले लिया। अब आपको बार बार दो कंपाउंड लेने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है कि इसमें दो है। जब सोडियम ईथर आएगा तो दो कंपाउंड ही आपस में रिएक्ट करेंगे, तो ये रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा PHCH2CH2PH। भाई ये दोनों इस तरह के क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक कंपाउंड है CH3CH2CH2CH2CH2Cl। अब ऐसा कंपाउंड है जिसमें दो हैलोजन लगा है, तो जब भी आपको दो हैलोजन वाला मिलेगा तो आप क्या करिएगा, जैसे आप क्या करते थे कि हैलोजन को हटा के दो कंपाउंड को जोड़ देते थे। यहाँ का हैलोजन और यहाँ का हैलोजन हटा के इसको इसके साथ जोड़ दीजिए। जब इसको इसके साथ जोड़ देंगे तो 5 मेंबर की क्या बन जाएगी, 1 2 3 4 5 मेंबर की क्या बन जाएगी, रिंग बन जाएगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? जैसे मान लीजिए कि आपके पास और एक एग्जांपल लेके बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ऐसे कंपाउंड है, और आपने Na ईथर डाल दिया। डबल हैलाइड वाले में हमेशा क्या होगा कि उसी के अंदर रिंग बनेगी, जुड़ जाएगा। मतलब ये Br और ये Br आपस में जुड़ जाएंगे। जब दोनों Br आपस में जुड़ेंगे तो देखो ये Br ये क्या है, कार्बन है, और ये भी क्या है, कार्बन है। तो यहाँ पर बीच में दो कार्बन आ जाएंगे ऐसे, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये। भाई एक कार्बन यहाँ पे था, एक कार्बन ये था, ये इधर गया, ये इधर गया, दोनों जुड़ के बीच में से निकल गए, तो ऐसे कंपाउंड बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। अगर दो हैलाइड है तो रिंग बनने का चांस है, और अगर एक हैलाइड है तो फिर दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास दो अलग अलग तरह के हैलाइड हों। मान लीजिए कि आपके पास है CH3Cl प्लस CH3CH2Cl है, और आपने Na ईथर ले लिया है, ठीक है। तो अब क्या हो सकता है, कमी नहीं है किसी चीज़ की। ऐसा नहीं कि एक कंपाउंड ये एक कंपाउंड ये, कमी अपने पास नहीं है। ये 50 ले लो, ये 50 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्गेनिक में हम रिएक्शन बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। तो यहाँ पर जैसे ये कंपाउंड है, ये इसका फ्री रेडिकल इसके फ्री रेडिकल से रिएक्ट कर सकता है, इसका फ्री रेडिकल अपने जैसे ही फ्री रेडिकल से भी रिएक्ट कर सकता है, और इसका फ्री रेडिकल अपने जैसे फ्री रेडिकल से भी रिएक्ट कर सकता है। तो जब इसका इससे रिएक्ट करेगा तो बनाएगा CH3CH2CH3। जब ये अपने जैसे से ही रिएक्ट करेगा तो बनाएगा CH3CH3, और जब ये अपने जैसे से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा CH3CH2CH2CH3। इसीलिए बोला जा रहा है कि वुड्स रिएक्शन इज वर्क वेल फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्केन हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्यों? क्योंकि देखो, जब ऑड आप बनाना चाह रहे थे, जैसे ही आपने इन दोनों को जोड़ा, ऑड बनाने की कोशिश करी, तो आपको ऑड नहीं मिला, ऑड के साथ और भी ढेर सारे मिल गए। तो जो और ढेर सारे मिलेंगे, इनको क्या करना पड़ेगा, अब आपको अलग करना पड़ेगा, आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना पड़ेगा इनको। तो अलग करने में भी आपका क्या होगा, खर्चा होगा। इकोनॉमिकली ये क्या है कि बेनिफिशियल नहीं होगा। इसीलिए बोला जाता है कि वुड्स रिएक्शन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम बनाने वाले रिएक्शन के लिए लीजिए, ऑड बनाने के लिए मत लीजिए। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलने लगेगा। अब जैसे यहाँ पर क्या मिला, 3 मिला।
तो अगर आपको कभी बोले कि भाई ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो कितने बनेंगे, तो बोल दीजिए कि 3 प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। अच्छा हाँ, कुछ लोगों के मन में ये भी आएगा कि सर अभी आपने बताया था कि 3 तो इसी का बन रहा था, डिस्प्रपोर्शनेशन से, माइनर प्रोडक्ट है। तो जब आपको ऐसे प्रोडक्ट की बात करें तो आप 3 बोलिए, उसमें माइनर प्रोडक्ट घुसा के बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मत कर दीजिए। मान लीजिए कि अभी तो इसका डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं हो सकता, लेकिन मान लो कि ये 2 का होता है और इधर 3 कार्बन का होता है, तब इसका भी डिस्प्रपोर्शनेशन होता, उसका भी डिस्प्रपोर्शनेशन होता, तब तो बड़ी हालत खराब हो जाती तुम्हारी कि कैसे करते। फिर हो सकता था कि एल्कीन और एल्कीन, 2 एल्कीन आपस में, भाई 2 तरह का एल्कीन आप बना रहे हैं, वो दोनों एल्कीन आपस में रिएक्ट कर जा रहे हैं, तो इतनी पॉसिबिलिटी नहीं देखनी है आपको। केवल एल्केन, जब मिक्सर मिले तो आपको क्या करना है, केवल एल्केन बनाना है, और हमेशा कितना प्रोडक्ट मिलेगा आपको, 3, ध्यान रखना है ये। अब देखिए वुड का आइडिया चुराया फिटिंग ने, फिटिंग नहीं है, एन नहीं है, फिटिंग है, फिटिंग। वुड का आइडिया फिटिंग ने चुरा लिया, बोला कि भाई वुड जी ने एलिफेटिक से कराया, मैं एरोमेटिक से कराऊंगा। और उन्होंने एरोमेटिक से वही चीज़ बेंजीन रिंग के साथ क्लोरोबेंजीन को लेकर या ब्रोमोबेंजीन को लेकर आप प्रोडक्ट बना सकते, उन्होंने 2 बेंजीन रिंग को जोड़ दिया। लेकिन ये वुड रिएक्शन नहीं था, वुड रिएक्शन तो एलिफेटिक कंपाउंड के लिए था, जो एरोमेटिक नहीं थे, वो रिंग विंग नहीं था, वो मतलब सीधे एल्काइल ग्रुप था। अच्छा, फिर जब इन फिटिंग ने भी दे दिया तो बाकी साइंटिस्ट ने सोचा यार वुड ने अलग रिएक्शन दिए, फिटिंग ने अलग दिए, तो क्या करते हैं हम लोग दोनों को मिला लेते हैं। कुछ लोग कोई काम धंधा नहीं रहता, वो लोग ऐसे ही, जैसे किसी ने पंखा बनाया तो कुछ आदमी सोचा कि यार ये तो छत पे चलता, मैं ज़मीन पे चलाने वाला हूँ, टेबल फैन बना दिया। क्या टेबल फैन बनाने वाले का ऐसे नहीं, अब इसका नाम होने लगा, नोबेल प्राइज़ मिलेगा कि टेबल फैन बनाया। मैं पंखा तो पंखा, उसको ऐसे करके ऐसे खड़ा कर दिया। तो वैसे ही वुड और फिटिंग को मिलाकर इन्होंने एक, मतलब कुछ लोगों ने मिलकर, इनका नाम नहीं पता क्योंकि वो लोग गुमनामी में जी रहे हैं आज, वुड फिटिंग दोनों का नाम मिला। वुड एल्काइल हैलाइड ले रहे थे, फिटिंग एरोमेटिक हैलाइड ले रहे थे, दोनों को मिलाकर एल्काइल ग्रुप और एरोमेटिक रिंग मिलाकर दोनों को जोड़ दिया, वैसे बन गया, वो वुड फिटिंग हो गया। अच्छा, फ्रैंकलैंड अलग चल रहे थे। फ्रैंकलैंड ने बोला कि यार हम कुछ अलग करेंगे। इन्होंने क्या करा कि सोडियम को जिंक से रिप्लेस कर दिया। बोला सोडियम की जगह पे जिंक लेकर भी ये काम किया जा सकता है। जैसे जिंक ले लिया, इधर से X इधर से X, जैसा कि वुड में हो रहा था। अब जैसे मान लीजिए CH3Cl है, तो ये हट गया, तो ये CH3 आपस में जुड़ गया और ये ZnCl2 बन गया, तो ये ZnX2 बन गया। तो फ्रैंकलैंड ने अपना काम किया, फ्रैंकलैंड ने कुछ ठीक ठाक किया था, इसलिए फ्रैंकलैंड का नाम बढ़ा। तो कभी अगर आपको ऐसा रिएक्शन मिले तो समझ लीजिए फ्रैंकलैंड रिएक्शन है। लेकिन मैंने किसी को नंबर नहीं दिया, क्योंकि सब चोर थे। सीधे वुड को एक पहला नंबर दिया, आप दूसरा नंबर देते किसको, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस को। बाकी रिएक्शन है, आप पढ़ेंगे इसको, ठीक है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस लिखेंगे। अब बात करते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस की। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, के से डिनोट कर दिया हमने, के मतलब कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। काइनेटिक एनर्जी मत समझ जाना यार इसको। अब देखिए क्या होता है कि कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में कोई भी सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट को जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो हमको एनोड पर एल्केन एंड CO2 मिलता है और कैथोड पर हमें हाइड्रोजन मिलता है। याद रखिएगा, कैथोड पर हाइड्रोजन, एनोड पर एल्केन एंड CO2। अब हमने सॉल्ट अभी नहीं लिया है, अभी हमने कभी कभी क्या होता है, एसिड बेस आपको देता है अलग अलग। तो एसिड बेस देता है तो क्या हुआ, ये दोनों रिएक्ट करके तुरंत सॉल्ट बना लेंगे ऐसे। तो इस सॉल्ट की ही इलेक्ट्रोलिसिस होगी। जब सॉल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो एल्केन बनेगा, CO2 बनेगा, वो क्या होगा, एनोड पर, H2 बनेगा कैथोड पर, और सॉल्यूशन के अंदर आपको NaOH मिलेगा। कैसे मिलता है ये देखते हैं। मैकेनिज्म में आपको एनोड पर क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन होता है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एनोड पर यहाँ से रिएक्शन चालू हो रही है, ये तो सॉल्यूशन के अंदर टूटा, RCOO- और Na+ में।
अब ये RCOO माइनस के ऊपर जो ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल गया, ये बन गया फ्री रेडिकल। अब ये वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड फ्री रेडिकली टूटेगा, तो इस कार्बन पे फ्री रेडिकल आएगा, ये फ्री रेडिकल मिलके ये बॉन्ड बनाएंगे और ये निकल जाएगा आपका CO2। यहाँ बचेगा फ्री रेडिकल, ये है CO2 निकल गया एनोड पर। अब ये फ्री रेडिकल दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, RR, मेजर प्रोडक्ट बन गया आपका। अब जैसा कि वुड्स रिएक्शन में डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो रहा था, यहाँ पर भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगा। कैथोड पर क्या होगा कि कैथोड पर भाई इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं तो वाटर H+OH- में टूटेगा, ये कैथोड की रिएक्शन नहीं है, ये तो इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर हो रहा है। कैथोड पर क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का गेन कौन करेगा, H+ इलेक्ट्रॉन का गेन करके क्या बना देगा, H2। अच्छा, कुछ बातें लिखी है, इट ऑल्सो गिव डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट भी देता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि इफ R, इफ R इज टर्सरी, R अगर टर्सरी ग्रुप है, देन एस्टर इज मेजर प्रोडक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसका मतलब ये है कि अगर R टर्सरी नहीं भी है तो एस्टर प्रोडक्ट तो बनता है, माइनर फॉर्म में बनता होगा पर एस्टर प्रोडक्ट बनता है। एल्केन के साथ साथ आपको एस्टर भी मिलता है, लेकिन अगर R टर्सरी है तो एस्टर ही मेजर प्रोडक्ट है। कैसे, अब जैसे मान लीजिए कि ये फ्री रेडिकल बना, ये फ्री रेडिकल जो है, ये फ्री रेडिकल R फ्री रेडिकल बनाता है। अब ये R, ये ऐसा तो है नहीं कि एक ही मॉलिक्यूल होगा भाई, इस तरह का जो है वो बहुत ढेर सारे मॉलिक्यूल होंगे, 10 के पावर में होगा, 10 टू पावर 20, 10 टू पावर 25, इस तरह के मॉलिक्यूल होंगे। तो कुछ रिएक्शन आगे चल रही होगी, कुछ रिएक्शन पीछे चल रही होगी, किसी का R फ्री रेडिकल बन गया होगा, किसी का R फ्री रेडिकल बनने वाला होगा। तो जैसे मान लीजिए कि इसका R फ्री रेडिकल बन गया और इसका अभी R फ्री रेडिकल नहीं बना है, तो इसके फ्री रेडिकल पे R फ्री रेडिकल अटैक कर जाए। मेरी बात समझ पा रहे हैं, जैसे इसका R फ्री रेडिकल बन गया और ये R फ्री रेडिकल इसके ऊपर अटैक कर जाए, मतलब इसका R फ्री रेडिकल ना बनने दे, इसी के ऊपर अटैक कर जाए, तो ये RCOR बनेगा। तो वैसे ही ये बन गया, लेकिन ये R क्या होना चाहिए, टर्सरी। तो ये जब एस्टर बनेगा, एस्टर, तो ये क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे, मेजर प्रोडक्ट होगा, ध्यान रखना है 2-3 इंपॉर्टेंट बात। टर्सरी होगा तो मेजर प्रोडक्ट होगा, डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट भी देता है, H2 कैथोड पे रिलीज होता है, CO2 एनोड पे रिलीज होता है, एल्केन एनोड पे रिलीज होता है। और सॉल्यूशन में कैसे, जैसे ये देखिए Na+ मिला था आपको, यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर ही था, OH- मिला था, सॉल्यूशन के अंदर ही था। तो Na+ OH- मिलने से सॉल्यूशन कैसा हो गया, NaOH मिलने लगता है, NaOH बढ़ने लगता है धीरे धीरे, क्योंकि RCOOH तो धीरे धीरे गायब होने लगता है, RR CO2 और H2 के फॉर्म में गैस उड़ने लगती है। तो जो हमारा ये मिलता है NaOH क्या करता है कि आपके रिएक्शन मतलब सॉल्यूशन की pH को बढ़ाता है। तो आप ये बात भी याद रखिएगा कि सॉल्यूशन का pH क्या होगा, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से बढ़ेगा। एक आध क्वेश्चन आपको कराते हैं। देखिए मैंने आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। फाइंड मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट पूछा है आपसे, माइनर प्रोडक्ट नहीं पूछा है, तो आपको ढेर सारा प्रोडक्ट नहीं बनाना है। देखिए C2H5 आपका R है, तो आपको क्या करना है, RR जोड़ देना है, मतलब आपका CH3 CH2 CH2 CH3 ये बनने वाला है। जब आप ये जोड़ेंगे तो ये ऐसे, ये दोनों ऐसे जुड़ जाएगा, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। यहाँ पर ये क्या बन गया, ये टर्सरी है, ये क्या है, टर्सरी है। तो यहाँ पर जब आप टर्सरी बनाएंगे तो टर्सरी क्या बनाता है भाई, टर्सरी तो एस्टर बनाता है, टर्सरी का मेजर प्रोडक्ट तो एस्टर होता है, इसलिए एस्टर बनेगा। ये वही है जो अभी थोड़ी देर पहले आपको बनाया था, ये थोड़ा स्केलेटल स्ट्रक्चर बना नहीं, वहाँ CH3 लिख के बताया था। अब जैसे मान लीजिए कि दो अलग अलग तरह के सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हमने ले लिए, तो अब क्या होगा कि इसका भी R फ्री रेडिकल बनेगा, इसका भी R फ्री रेडिकल बनेगा, मतलब ये CH3 से CH3 भी जुड़ सकता है,
CH3 से C2H5 भी जुड़ सकता है और C2H5 से C2H5 भी जुड़ सकता है। आप C2H5 को ओपन भी कर सकते हैं। अब ये क्या होगा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल गया। तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल गया तो इसका मीनिंग क्या होगा, दैट मीन्स दिस रिएक्शन या कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस इज नॉट सुटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्केन हैविंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्योंकि इवन में तो भाई कोई भी आपने एल्केन कोई भी एल्काइल ग्रुप है तो वो जुड़ेगा तो इवन तो बनाएगा, लेकिन अब जब जैसे दो तरह के एल्काइल ग्रुप ले लेंगे तो आपने सोचा कि इन दोनों को जोड़ के मैं प्रोपेन बना दूंगा, लेकिन प्रोपेन ही तो खाली नहीं बन रहा, ईथेन भी बन रहा है, ब्यूटेन भी बन रहा है। तो अब फिर वही बात के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराइए, मेहनत करिए, पैसा खर्चा करिए, तो इसलिए सुटेबल नहीं होता। मतलब कुल मिला जुला के बात यहाँ पैसे से ही आती है कि सुटेबल नहीं होता। अब जैसे मैं ही आपको पढ़ा रहा हूँ और आपको लगे कि नहीं पैसा बर्बाद हो रहा है, यार छोड़ो रहने दो, टाइम बर्बाद हो रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है, तो आप मन नहीं देखेंगे। हर चीज़ क्या है कि घुमा फिरा कर पैसा ही टाइम है, टाइम ही पैसा है। अब जैसे ये है, यहाँ पे ये हटा, ये फ्री रेडिकल बना, यहाँ पे ये हटा, ये फ्री रेडिकल बना, ये फ्री रेडिकल इस फ्री रेडिकल से क्या करेगा, ऐसे जुड़ जाएगा। तो अब बिल्कुल वुड रिएक्शन जैसा हो गया। तो यहाँ पर ये 5 मेंबर की क्या बन जाएगी, रिंग बन जाएगी। तो ऐसे भी बन जाएगा। मतलब जब आपको 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक ही जगह पे मिल जाए तो फिर ये बन जाएगा। समझ पा रहे हैं? अच्छा, ऐसा नहीं है कि एथीन नहीं बनाया जा सकता इससे। जैसे मान लीजिए कि आपने ले लिया CH2 COO माइनस K प्लस COO माइनस K प्लस और यहाँ आपने कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस करा दी। तो यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा, तो ये बना देगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। भाई ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। कहाँ ढूंढने जाएगा किसी को, आपस में ही जुड़ जाएगा। जैसे आप मान लीजिए कि CH डबल बॉन्ड CH है और आप इसको COO माइनस K प्लस ले लेते हैं, COO माइनस K प्लस ले लेते हैं। अच्छा, इसमें 2 तरह के आइसोमर मिलते हैं। मतलब दोनों H अगर सेम साइड है तो सिस मिलेगा, मैलेइक एसिड बोला जाएगा। अगर दोनों H अपोजिट है तो फ्यूमेरिक एसिड बोला जाएगा। फ्यूमेरिक एसिड का सॉल्ट होगा। सॉल्ट चाहे जिसका हो, मैलेइक एसिड का हो चाहे फ्यूमेरिक एसिड का हो। मैंने आप लोगों को दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में बताया था। इसकी कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस करा दो, चाहे दोनों में से किसी भी एक का, तो ये क्या करता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH बना लेता है। भाई यहाँ पे डबल बॉन्ड तो है ही, फ्री रेडिकल बनने के बाद एक बॉन्ड और बन जाएगा। तो बस ऐसा नहीं है कि केवल एल्केन बना सकते, एल्कीन भी बना सकते, एल्काइन भी बना सकते हैं इससे। समझ रहे हैं? अब जैसे मान लीजिए कि एक नोट करके पॉइंट लिखा जाए कि क्या HCOO K प्लस है, इसकी आपने कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस करा दी तो क्या होगा, R की जगह पर तो क्या है, H है, तो H2 R की जगह पर क्या बनेगा, HH CO2 H2 KOH। ये दोनों कहाँ मिलेंगे, एनोड पर। ये कहाँ मिलेगा, कैथोड पर। और ये कहाँ रहेगा, सॉल्यूशन में। बड़ी खास बात है कि अगर आप फॉर्मिक एसिड के सॉल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो आपको एनोड पर भी H2 मिलता है, कैथोड पर भी H2 मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, मार्क कर लीजिएगा इसको। बात करेंगे कोरी हाउस सिंथेसिस की। कोरी हाउस सिंथेसिस, इसके अंदर हम एल्केन बनाते हैं। देखिए एक बात आप याद रखिएगा कि जो हमने वुड्स रिएक्शन पढ़ा था या कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा था, इन दोनों मेथड से मीथेन नहीं बनाया जा सकता।
मीथेन नहीं बनाया जा सकता, ये ध्यान रखिएगा कि मीथेन नहीं मीथेन तो इस मेथड से भी नहीं बनाया जा सकता। ऐसा नहीं है कि ये मेथड स्टार्ट करने से पहले मैं बता रहा हूँ तो इसका मतलब इससे मीथेन बनाया जा सकता है, नहीं, मीथेन इससे भी नहीं बनाया जा सकता, लेकिन उन दोनों मेथड से भी मीथेन नहीं बनाया जा सकता, इस बात का ध्यान रखेंगे। कोरी हाउस सिंथेसिस, E.J. कोरे एक साइंटिस्ट थे, डॉक्टर E.J. कोरे, जिन्होंने इसके बारे में बताया था। इसमें क्या होता है कि RX एल्काइल हैलाइड को लेकर पहले लिथियम से रिएक्ट कराते हैं। लिथियम में कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, तो वो लिथियम यहाँ पर अगर एक्चुअली ये कोवेलेंट बॉन्ड दिखा दिया है, लेकिन ये एक तरह से आयनिक कोवेलेंट का मिक्स है, लिथियम में काफ़ी कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, तो ये R- और Li+ भी आप बोल सकते हैं। जब ये CuX से रिएक्ट करता है तो इस तरह के दो R, मान लीजिए कि यहाँ पर 2 ले लेते हैं, यहाँ पर भी 2 ले लेते हैं और यहाँ पर 2 ले लेते हैं, तो 2 R Li आपको मिलता है, ठीक है। अब एक तो LiX के साथ रिएक्ट कर LiX बना देता है और एक Li बनाता है R2Cu Li। ये जो R2Cu Li है, R क्या है, एल्काइल ग्रुप है, R2Cu Li है, ये गिलमेंस रिएजेंट है। गिलमेंस रिएजेंट एक ऐसा रिएजेंट है जो कहीं पर भी R- की ज़रूरत हो, कार्ब एनायन की ज़रूरत हो, तो ये प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रोड्यूस करता है। लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट थोड़ा स्ट्रांग होता है, इससे ज़्यादा आसानी से वो R- प्रोड्यूस कर सकता है, ये थोड़ा उससे वीकर होता है, पर R- का ये भी बहुत अच्छा सोर्स है। याद रखिएगा, नाम है गिलमेंस रिएजेंट। गिलमैन रिएजेंट बहुत अच्छा सोर्स है, स्ट्रॉन्गर, नॉट स्ट्रॉन्गर देन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये लिखा हुआ है। जब R2Cu Li को, जो कि R- का अच्छा सोर्स है, उसको किसी दूसरे RX से, एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट कराया जाता है, तो क्या होता है कि ये R पर अटैक करता है, बैक साइड से अटैक करता है। मैंने ऐसे अटैक दिखा दिया है, पर ये एक्चुअली ये ऐसे बैक साइड से अटैक करता है। बैक साइड से अटैक करके यहाँ पर R बना देता है, मतलब एक एल्केन बनाता है। जैसा कि हम एल्केन चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसलिए हम एल्केन बना रहे हैं। एग्जाम्पल लेकर बताते हैं आपको। जैसे ये मैंने लिया है, तो ऐसे C2H5Cl Li के साथ रिएक्ट करके C2H5Li बनता है। अब इसका 2 मॉलिक्यूल CuBr से रिएक्ट करके C2H5Cu Li प्लस LiBr बनाता है। ये हमारा क्या है, गिलमेंस रिएजेंट है। ये क्या है, एक अच्छा सोर्स है, किसका, C2H5- का। फिलहाल R- है ये C2H5-, तो C2H5- का CH3 पर अटैक होगा और C2H5 और CH3 आपस में जुड़ जाएंगे। नाम क्या होगा, CH3CH2CH3, मतलब एक प्रोपेन बनेगा हमारे पास। खास बात यह है कि अगर आपको एक अच्छा यील्ड चाहिए कोरी हाउस सिंथेसिस में, तो आपका जो ये R-X है, कहाँ गया, ये रहा, ये R के ऊपर पीछे से अटैक होना चाहिए। अब पीछे से अटैक होने के लिए जगह खाली होनी चाहिए, और जगह खाली होने के लिए अगर ये प्राइमरी है तो आसानी से अटैक हो सकता है, सेकेंडरी पे भी हो जाता है, लेकिन टर्सरी पर पीछे इतना बड़ा घेराव रहता है जिससे कि अटैक नहीं होता। एरोमेटिक में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, इसलिए अटैक नहीं होता, और यहाँ भी पीछे से अटैक नहीं हो सकता, इसलिए अटैक नहीं होता, ब्रिज हेड पे नहीं होता। तो R- शुड नॉट बी टर्सरी एरोमेटिक और ब्रिज हेड, ये नहीं होना चाहिए। R- क्या होना चाहिए, प्राइमरी अगर होता है तो बढ़िया यील्ड आपको मिलती है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब बात करते हैं किसकी, डीकार्बोक्सिलेशन की। अब देखिए, बात करते हैं डीकार्बोक्सिलेशन की। डीकार्बोक्सिलेशन में हमारा है ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है, NaOH एंड CaO। जब कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करते हैं तो एल्केन बनता है। यहाँ पर खास बात देखिए, जो ये R है, बस इसके ऊपर H चिपकाना है आपको, COO हटाना है, R के ऊपर सीधे H लगा देना है और कुछ नहीं करना है। मैकेनिज्म देख लीजिए कि RCOOH जब NaOH से, सोडा लाइम में NaOH है, NaOH से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है।
इस सॉल्ट में ही नेगेटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन रेजोनेंस से क्या करता है, ये R माइनस बना देता है। रेजोनेंस नहीं है, मतलब ये बॉन्ड टूट के R माइनस बनाता है। ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। CaO का काम क्या है, CO2 को रिमूव करना, ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए। अकॉर्डिंग टू लीजियर प्रिंसिपल, जैसे जैसे हम प्रोडक्ट रिमूव करते जाएंगे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, R माइनस ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा। अब ये R माइनस वाटर से रिएक्ट करेगा, वाटर के H प्लस पे अटैक करेगा और बनाएगा क्या, RH। बस यही ध्यान रखना है कि अगर H2O की जगह D2O होगा तो ये RD बना देगा। अब CH3COOH क्या करना है आपको, COO हटाना है और H जोड़ देना है। यहाँ पर भी COO हटाना है, यहाँ H जोड़ देना है, यहाँ COO हटाना है और यहाँ बेंजीन पे H जोड़ देना है। यहाँ थोड़ा सा अलग है, जैसे ही हमने इसको तोड़ा, मैकेनिज्म पे जाए तो यहाँ पर R माइनस आ रहा था। अब ये R माइनस क्या करेगा, वाटर से रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर इसको यहीं पर पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है तो ये क्या करेगा, Cl को तोड़ के 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग बना देगा। यहाँ पर भी ये माइनस आया, ये Cl टूटा, यहाँ प्लस आया, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, एल्कीन बन गया। मतलब कुछ अलग तरह की रिएक्शनें भी इसके अंदर हो रही है। जैसे एक रिएक्शन आपको और दिखाई इसमें, कि अगर मान लीजिए कि आपके पास ऐसे है, COOH है और यहाँ I है, ये डबल बॉन्ड है, आपने सोडा लाइम हीट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ COO हटेगा तो यहाँ नेगेटिव आएगा। अब ये बॉन्ड ऐसे और ये बॉन्ड ऐसे, तो ये कंपाउंड जो है, अब देखिए यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव क्या कर रहा है, डबल बॉन्ड बना दिया। यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव क्या कर रहा है, डबल बॉन्ड बना दिया। तो ये ऐसे भी आपको प्रोडक्ट मिल सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैंने आपको बेसिक ही नहीं बताया, मैंने आपको इसमें सारी चीज़ें बताई ताकि आप इसको समझ पाए। आपने ध्यान दिया होगा कि डीकार्बोक्सिलेशन में मैंने पहले आपको A लिखा था, A हीटिंग विद सोडा लाइम। दूसरा है डीकार्बोक्सिलेशन बाय हीटिंग ऑफ बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड। वैसे कीटो बोला गया है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि कीटो एल्डिहाइडिक ग्रुप भी हो सकता है, कीटोनिक ग्रुप भी हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी हो सकता है। अब जैसे ये है X डबल बॉन्ड Y, ये C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, CH2COOH। ये COOH के बगल वाला कार्बन कौन है, अल्फा, और ये कौन है, बीटा। तो ये बीटा के ऊपर क्या है, C डबल बॉन्ड O है। ये मतलब X डबल बॉन्ड Y क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। अब C डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड भी हो सकता है, C डबल बॉन्ड O कीटोन भी हो सकता है, C डबल बॉन्ड O एसिड भी हो सकता है। बाकी अपना दिमाग मत लगाइएगा, ये नहीं कि सर C डबल बॉन्ड O एस्टर में भी होता है, माइड में भी होता है। जो मैंने बताया है उसी पे ध्यान रखिएगा। अब क्या होता है यहाँ पर कि जब आप हीट करते हैं तो ये C हटता है और ये H यहाँ जुड़ जाता है, बना लेता है ऐसे। जैसे देखिए यहाँ पर ये क्या है कि ये COOH, तो ये अल्फ़ा ये बीटा, अगर ये COOH तो ये अल्फ़ा ये बीटा। दोनों में से कोई एक X डबल बॉन्ड Y की तरह काम कर रहा है और दूसरा COOH की तरह काम कर रहा है। तो अगर हम इसको COOH की तरह काम करवा दें तो ये यहाँ पर जुड़ जाएगा, ऐसे बन जाएगा, और ये हमारा X डबल बॉन्ड Y हो गया। बात समझे? तो ये भी एक तरीका है डीकार्बोक्सिलेशन का, एल्केन बनाने का नहीं है। वो तो डीकार्बोक्सिलेशन बता रहे थे, इसलिए दोनों डीकार्बोक्सिलेशन एक साथ बता दिया। यहाँ पर ये मत घुसा दीजिएगा कि एल्केन बताने का मेथड नहीं है, एल्केन में क्यों पढ़ा दिया। समझ रहे हैं ना? मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं आपको हर बार हर चैप्टर में आगे का टॉपिक पीछे वाले चैप्टर में पढ़ाता जाऊंगा, ताकि आपकी मजबूरी हो, आप मेरा कोई एक चैप्टर नहीं पढ़ सकते। जब भी आपको पढ़ना होगा पूरी ऑर्गेनिक पढ़नी होगी, पूरी ऑर्गेनिक आएगी, वरना पूरी ऑर्गेनिक नहीं आएगी। देखिए नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ RX, एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन करने के बाद एल्केन बनाएंगे। आप लोगों ने वो चारों रिएजेंट देखे थे जो सभी RX से एल्केन बनाते थे। जैसे निकल हाइड्रोजन लिया था हमने, LiLH4 लिया था, सोडियम इथाइल अल्कोहल लिया था, या NaBH4 लिया था। ये सभी क्या करते थे कि मतलब सभी एल्केन बनाते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने केवल जैसे मैंने जो बोला वो तो लिख ही दिया है, लेकिन उसके अलावा भी SnHCl, ZnHCl, मतलब मेटल प्लस एसिड आपको ये रिडक्शन प्रोसीजर देंगे।
ये जितने भी है इनको आपको रट्टा मार लेना है, लेकिन सबसे काम की बात यहाँ पर ये है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये सब तो आपको याद है ही। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि NaBH4 जो होता है वो SN1 रिएक्शन देता है, मतलब टर्सरी एल्काइल हैलाइड सबसे तेज़ी से रिएक्ट करेगा इसके साथ, फिर सेकेंडरी, तब प्राइमरी। और LiLH4 में आप जानते हैं कि H- क्या होता है, स्ट्रांग होता है, तो वो क्या करेगा, SN2 रिएक्शन देता है। SN2 रिएक्शन और SN1 रिएक्शन अभी मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया है, इसलिए अभी आप केवल इसको लिख लें, और जब जैसे ही मैं आपको SN1 SN2 पढ़ाऊँगा आपको ये प्रोसेस थोड़ा और अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि आप SN1 SN2 के बारे में जान गए होंगे। यहाँ पर टर्सरी SN2 नहीं देता है, जो कि मैं बोल रहा हूँ, तो फिलहाल आपको मान लेना चाहिए SN2 नहीं देता है। यहाँ पर जब ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करने लगता है, H- क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस भी है, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करने लगता है, और टर्सरी E2 रिएक्शन देता है। मतलब यहाँ पर E2 जब ये देता है तो आपका एल्कीन बन जाता है, एल्कीन। एल्कीन ना बनकर क्या बनता है, एल्कीन बनता है, ध्यान रखिएगा। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अब देखिए बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन की। देखिए एल्केन आप जानते हैं कि किसी भी एसिड से, बेस से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट नहीं करता जल्दी, लेकिन एक काम एल्केन करता है, फ्री रेडिकल रिएक्शन देता है। फ्री रेडिकल बनाता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, और ऑन हीटिंग वो क्या करता है, फ्री रेडिकल बनाता है। तो इसका मतलब है कि ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है। भाई एडिशन तो हो नहीं सकता एल्केन पे, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है। अब फ्री रेडिकल बनाने के लिए भाई या तो यूवी लाइट या तो हीटिंग करा रहे हैं आप, लेकिन अब जैसे आपने एल्केन ले लिया, सनलाइट में रख दिया, उसके साथ किसी और कंपाउंड को रिएक्ट कराने के लिए रख दिया मॉलिक्यूल को, जैसे हमने हेलोजन रख दिया। अब आप चाहते हैं कि रिएक्शन थोड़ा सा फास्ट हो, तो उसके लिए आपने सोचा कि कुछ इनिशिएटर डाल देते हैं जो कि रिएक्शन को जल्दी स्टार्ट करवा दे। तो फ्री रेडिकल इनिशिएटर जो होते हैं, फ्री रेडिकल इनिशिएटर, वो मैंने यहाँ पर 3 लिख रखे हैं। एक तो है परऑक्साइड, चाहे अल्काइल परऑक्साइड हो चाहे एसाइल परऑक्साइड हो, वो क्या करते हैं, परऑक्साइड का बॉन्ड टूटता है, ये फ्री रेडिकल बनता है, और यही फ्री रेडिकल आगे चल के रिएक्शन इनिशिएट करता है। कैसे इनिशिएट करता है वो तो हमारे मैकेनिज्म का पार्ट है। जैसे एक और कंपाउंड है टेट्राइथाइल लेड, टेट्राइथाइल लेड, टेट्राइथाइल 4 इथाइल ग्रुप और लेड, टेट्राइथाइल लेड मिलता है। अब टेट्राइथाइल लेड भी फ्री रेडिकल बनाता है, इथाइलिक ग्रुप का फ्री रेडिकल बनाता है। अच्छा, टेट्राइथाइल लेड का एक और काम है, जैसे आप देखते होंगे कि जो मोटरसाइकिल होती है, पुरानी मोटरसाइकिल, नई वाले में तो अब BS6 BS4 वाले में ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन जो पुरानी मोटरसाइकिलें थी, जैसे आपको याद होगा कि आपके घर में राजदूत रही होगी, या स्कूटर रहा होगा, या RX 100 चोरों की बाइक थी। वो चोर सबसे पहले किसी भी गियर में स्टार्ट होती थी, उस टाइम पर वही एक बाइक थी जो किसी भी गियर में स्टार्ट होती थी और निकल लेते थे लोग। उस टाइम पर किडनैपर के लिए मारुति वैन हुआ करती थी, अब तो किडनैपिंग अलग लेवल पे होती है। तो वो जो मोटरसाइकिलों में मैंने ऐसा देखा, क्योंकि उस समय मेरे पास कार वार तो थी नहीं, तो मोटरसाइकिल सेल्फ स्टार्ट वाली थी नहीं, किक मारने वाली थी। तो किक मारते रहते थे तो अचानक क्या होता था कि साइलेंसर से कुछ फटने की आवाज़ आती, जैसे कुछ ब्लास्ट हुआ। दैट इज द नॉकिंग, इसको नॉकिंग बोलते हैं। ये नॉकिंग में क्या होता है कि ढेर सारा फ्यूल एक साथ अचानक बर्न हो जाता है, और इससे क्या होती है, आवाज़ होती है। जैसे पटाखों में भी क्या होता है, ढेर सारा फ्यूल एक साथ बर्न हो जाता है, इसीलिए आवाज़ होती है। तो आवाज़ होती है,
तो ढेर सारा फ्यूल एक साथ बर्न ना हो, इसके लिए क्या करा जाए कि फ्यूल के मॉलिक्यूल के साइज को थोड़ा बढ़ा दिया जाए, फ्यूल के मॉलिक्यूल के साइज को थोड़ा बढ़ा दिया जाए। और मॉलिक्यूलर साइज को बढ़ाने के लिए जैसे ऑक्टेन है या हेप्टेन है या जो भी आपके पास फ्यूल में पेट्रोल में है, तो पेट्रोल में क्या करें कि और ज़्यादा एल्काइल ग्रुप लगा के ब्रांचिंग कर दी जाए। तो ये क्या करता है, टेट्रा इथाइल लेड इथाइलिक ग्रुप लगाता था। अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, C2H5 4Pb C2H5 फ्री रेडिकल प्लस Pb। ये जो C2H5 का फ्री रेडिकल था, ये क्या करता था कि ये चेन जो भी आपके पास हाइड्रोकार्बन की चेन है पेट्रोल में, उसमें जाकर ये ऐसे जुड़ जाता था। तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाता था, साइज बढ़ जाता था और फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाती थी। तो फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाने से क्या होता था कि 1 लीटर पेट्रोल में जितनी कार या बाइक चलनी चाहिए उससे ज़्यादा चलने लगती थी और अचानक तब बर्निंग नहीं होती थी। तो छोटे साइज के मॉलिक्यूल रहते थे तो वो एक जगह पे जल्दी इकट्ठा हो जाते थे, तो फायदा तो लोगों को मिलता था। तो उस समय का जो पेट्रोल पंप है, जैसे पुराना कभी आप हाईवे पर जाएं जो कि पुराना पेट्रोल पंप बंद हो चुका हो, कोई आपको मिले ऐसा खंडहर टाइप का, हाँ 20 साल में खंडहर हो जाता है, तो खंडहर टाइप का मिले तो उस पर लिखा रहेगा, आप देखेंगे कि लेड युक्त पेट्रोल। अब लिखा मिलता है लेड रहित पेट्रोल, मतलब आप लेड नहीं डालते, टेट्रा इथाइल लेड नहीं डालते, पहले लिखा रहता है लेड युक्त पेट्रोल। तो लेड अब क्या कारण हो गया, क्यों नहीं डालते? एक्चुअली ये जो है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में जो लेड है ये कैंसर कॉजिंग एजेंट है। हवा में उड़ के ये कैंसर कॉजिंग एजेंट की तरह वर्क करता था, तो इसीलिए इसको बैन किया गया, इसको बैन कर दिया गया। 90s में बैन किया गया था इसको। तो हमारे लिए पेट्रोल में डालने के लिए चलिए नहीं है, लेकिन एक फ्री रेडिकल इनिशिएटर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वालिटी इम्प्रूव करता था, पेट्रोल की क्वालिटी को इम्प्रूव करता था, लेकिन अब आदमी की क्वालिटी ख़राब कर देता है तो पेट्रोल की क्वालिटी क्या करोगे भैया? वो मोदी जी क्या बोले कि जान है तो जहान है। एजो एल्केन RN डबल बॉन्ड NR, अच्छा इसको भी क्या होता है कि ये भी N2 के फॉर्म में टूटता है और R फ्री रेडिकल देता है। तो सब फ्री रेडिकल आपको क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। फ्री रेडिकल देने से क्या होता है कि फ्री रेडिकल बगल में आता है या बगल में पाया जाता है तो एल्केन इनिशिएट होता है फ्री रेडिकल रिएक्शन को करने के लिए। जैसे आपके अगल बगल सब पढ़ रहे हो तो आप भी इनिशिएट हो जाते हैं कि पढ़ो, आपके अगल बगल सब फ्री रेडिकल है तो आप भी सोचते हैं कि लाओ यार फ्री रेडिकल वाला ही करके देख लेते हैं। तो यही होता है यहाँ पर इनिशिएट। देखिए कोई चीज़ अगर आपको बढ़ावा दे रही है तो दुनिया में हमेशा ही 2 तरह की ताकतें होती हैं, एक जो आपको बढ़ावा देती है, दूसरी वो जो आपको पीछे खींचती है। उसको हम इनहिबिटर बोलते हैं, ये इनिशिएटर था। आइए उसको भी पढ़ लेते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि 2 तरह की ताकतें होती हैं, एक बढ़ावा देती हैं, दूसरी टांग खींचती हैं। फ्री रेडिकल इनहिबिटर, एक जगह पर 3 ऐसे कंपाउंड हमने देखे जो फ्री रेडिकल को क्या कर रहे थे, बढ़ावा दे रहे थे, उस रिएक्शन को बढ़ावा दे रहे थे कि भैया करो और ज़्यादा बढ़ो, तरक्की करो। लेकिन कुछ लोग हैं जो बेंजोक्विनोन जैसे लोग जो कि हर इंसान की तरक्की से जलते हैं, बने हुए फ्री रेडिकल को, बताइए बने हुए फ्री रेडिकल को ये लोग खा जा रहे हैं। एक आदमी मेहनत कर करके फ्री रेडिकल बेचारा बनाया जा रहा है, ये लोग बने हुए फ्री रेडिकल को खा के उसका सारा फ्री रेडिकल ही ख़त्म कर दे रहे हैं। जैसे देखिए मैकेनिज्म, ये बेंजोक्विनोन है, ये फ्री रेडिकल खा के ऐसा बन गया।
ये ऑड इलेक्ट्रॉन वाला NO था, ऑड इलेक्ट्रॉन वाला था। ये तो भैया ऐसे भी स्टेबल नहीं होता, ये जल्दी, ये तुरंत N2O2 बना लेता है कि भाई हम तो स्टेबल नहीं है यहाँ। लेकिन अब NO है, अब आप जान ही रहे हैं कि बनता कैसे है। तो ये तो लाइटनिंग में बनता भी जल्दी नहीं है। ये मोस्ट जो है डिफ़िकल्ट होता है बनाना इसको। अब इसको बन गया लाइटनिंग में। अब लेकिन ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो ऑड इलेक्ट्रॉन, ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, R फ्री रेडिकल के पास ऑड इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों ऑड इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड बना दिए, कंपाउंड बन गया, मस्त हो गया ये तो। अच्छा, O2 में क्या है कि O2 बेचारा शुरुआत में गलत संगतों में पड़ जाता है। ये क्या करता है कि जैसे R फ्री रेडिकल खाता है, लेकिन उसके बाद इसको रियलाइज होता है कि नहीं, मेरी परवरिश इन सब चीज़ों के लिए नहीं हुई है, मैं तो एक महान कार्य के लिए जन्मा था। तो आगे चल के ये क्या करता है कि जब परऑक्साइड बनाता है, और आप जानते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले हमने परऑक्साइड के बारे में बोला कि ये तो इनिशिएटर है, तो O2 इनिशियली वर्क एज इनहिबिटर। फिल्मों में आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ विलन होते हैं जो बाद में हृदय परिवर्तन उनका हो जाता है, या शुरुआत में हीरो को बड़ा परेशान कर रहे होते हैं, बड़े विलन से छोटे होते हैं, लेकिन ये शुरुआत में हीरो को परेशान कर रहे होते हैं, फिर बाद में हीरो के साथ मिल जाते हैं, 2 हीरो हो जाते हैं पिक्चर में। O2 इनिशियली वर्क एज इनहिबिटर, बट आफ्टर सम टाइम ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ परऑक्साइड जो कि एक इनिशिएटर है, इट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। अब करेगा ही रेट ऑफ रिएक्शन, जब इनिशिएटर है तो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तब हम बात करेंगे अब केमिकल रिएक्शन की। इसके हमने इनिशिएटर इनहिबिटर के बारे में थोड़ी जानकारी ले ली है, और हमको आइडिया लग गया है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप पॉलीथीन बनाते हैं तो वहाँ पर भी O2 का ये देखा जाता है कि पॉलीथीन बनाते समय कहीं O2 ना घुस जाए इसके अंदर, क्योंकि वहाँ पे भी फ्री रेडिकल रिएक्शन हो रही होती है। अगर O2 घुस जाता है तो रिएक्शन क्या होती है कि स्लो हो जाती है, थोड़ी देर के लिए तो स्लो हो ही जाती है। अब शुरुआत में थोड़ी देर के लिए स्लो हो गया तो कितना मशीन की एफिशिएंसी है, शुरुआत में स्लो कर दिया तो बाद में फास्ट करके भी क्या कर लेगा। तो वो भाई बाद में फास्ट करके वो क्या कर लेगा, वहाँ पर शुरुआत से ही परऑक्साइड नहीं डाल देंगे कि ताकि वो फास्ट चले। अब O2 आ जाएगा तो वो स्लो कर देगा। तो इसलिए ये देखा जाता है कि पॉलीथीन बनाते समय O2 ना आए, एयर फ्री रहे वो। देखिए, केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्केन की बात करते हैं। एल्केन की केमिकल रिएक्शन में पहली रिएक्शन है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मेन इसकी यही रिएक्शन भी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये कई लोगों के साथ देता है। वैसे मेन जो रिएक्शन है इसका हेलोजन के साथ है, जो हमें पढ़ना है। हेलोजन क्या करता है कि सनलाइट, यूवी लाइट या एच न्यू का मतलब लाइट है यार, वो ये नहीं कि एच न्यू अलग है यूवी लाइट अलग है ना। एच न्यू का मतलब हर तरह की लाइट हो गया, और यूवी लाइट का मतलब अल्ट्रावायलेट रेज हो गया। तो ये क्या करते हैं कि रिएक्ट करते हैं एल्केन से, फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है और आपको एल्काइल हैलाइड मिलता है। अब एल्काइल हैलाइड जब मिलता है तो यहाँ पर जो रिएक्शन होती है वो RH है, ये H है, एल्केन है। RH X2 से रिएक्ट करके RX और HX बनाता है। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात करें तो स्टेप फर्स्ट में हेलोजन टूटता है फ्री रेडिकल में, ठीक है। हेलोजन टूटता है फ्री रेडिकल में। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि ये है जो हेलोजन जो टूटता है फ्री रेडिकल में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबकी रिएक्टिविटी लिखी हुई है, ठीक है। फ्लोरीन को लाइट की ज़रूरत नहीं है, वो बिना लाइट के टूट जाता है। लाइट दे दोगे तो ब्लास्ट कर जाएगा। क्लोरीन को लाइट की ज़रूरत है, डे लाइट की। ब्रोमीन को चाहिए सनलाइट, और आयोडीन को चाहिए हीट, गर्म करना पड़ेगा उसको। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन आयोडीन की क्या है, सबसे कम। फ्लोरीन अंधेरे में रिएक्ट कर जाएगा, क्लोरीन डे लाइट में। डे लाइट का मतलब होता है डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। जैसे आपके घर में क्या होता है कि दिन के समय उजाला रहता है, अब वो उजाला कैसे होता है, सनलाइट बाहर रिफ्लेक्ट होकर आपके कमरे में आ रही होती है, वो लाइट को डे लाइट बोलते हैं। और जो डायरेक्ट आप धूप में निकलते हैं, डायरेक्ट आपके ऊपर पड़ती है, वो सनलाइट हो गया। तो सनलाइट की ज़रूरत पड़ेगी ब्रोमीन को, और आयोडीन को ज़रूरत पड़ेगी किसको, गर्म करने की। आपको तो उसको चूल्हे पे रखना पड़ेगा गर्म करने के लिए, फ्री रेडिकल बनाएगा।
ये पहला स्टेप है, एक ही बार होगा, इनिशिएशन बोलेंगे इसको। इस स्टेप को प्रोपेगेशन बोला जाएगा, या हाँ प्रोपेगेशन ही बोलते हैं। पॉलीमराइजेशन में इलॉन्गेशन बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोपेगेशन बोलते हैं। एल्केन इस X फ्री रेडिकल से रिएक्ट करके R फ्री रेडिकल और HX बनाता है। ये R फ्री रेडिकल नए X2 से रिएक्ट करता है। अब आपको दोबारा HNU की जरूरत नहीं पड़ेगी X2 को तोड़ने के लिए, अब ये अपने आप करेंगे। नए X2 से रिएक्ट करके RX और X बनाता है। ये X वापस यहाँ जाता है, ये रिएक्शन होती है, ये R वापस यहाँ आता है, ये रिएक्शन होती है, ये ऐसे रिपीट होता रहता है। रिपीट मिलियंस टाइम, मिलियंस बिलियंस चाहे जितना, मतलब जब तक आपकी इच्छा हो बनाते जाइए। स्टेप 3 क्या है? टर्मिनेशन है, रिएक्शन खत्म करने की प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि R फ्री रेडिकल जो फ्री रेडिकल बचे हुए हैं सब आपस में रिएक्ट कर जाते हैं आनंद फानंद में एक दूसरे के साथ। कौन किसको, वो पकड़ लिया, इसको पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया, जुड़ गया। R से जुड़ गया, R को देखा सामने, पकड़ के जुड़ गया। RX को देखा, जुड़ गया। XX को देखा, जुड़ गया। मतलब कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। रिएक्टिविटी मैंने आपको बताई। I2 एंडोथर्मिक रिएक्शन देता है, रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल होने के कारण रिएक्शन दोनों साइड में जा रही होती है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इस रिएक्शन में से HI को रिमूव करना होगा। अगर आप प्रोडक्ट रिमूव करने लगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगा। तो HI को रिमूव करने के लिए आपको एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, चाहे इन दोनों में से कोई भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज किया और यहाँ पर मैंने क्या बनाया? I2 कौन है? रिएक्टेंट। HI कौन है? प्रोडक्ट। दो फायदा हुआ, एक तो प्रोडक्ट आपने हटाया, दूसरे रिएक्टेंट आपने बढ़ाया। तो इस तरीके से रिएक्शन तेजी से आगे भागेगा अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ गया तो। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। अब एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी में अभी तक आपने पढ़ा था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें कुछ और छोटे मोटे रिएक्शन है जिसको पढ़ लेते हैं, तब एल्कीन स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक है आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन में क्या होता है? एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में स्ट्रेट चेन एल्केन को ब्रांच चेन एल्केन में चेंज कर देते हैं। अब जैसे 4 कार्बन की चेन है तो आपने 4 कार्बन की चेन सीधी चेन थी, उसको आपने ब्रांच चेन में चेंज कर दिया। 6 की भी होगी तो भी आप ब्रांच चेन में कर सकते। अच्छा, ये रिएक्शन यूज होती है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल। एरोमेटाइजेशन में क्या होता है कि एल्केन स्ट्रेट चेन एल्केन, अब इसके अंदर 6 या 6 और मोर देन 6 कार्बन का एल्केन चाहिए आपको, स्ट्रेट लीनियर। अब जैसे 6 कार्बन का है तो वो बेंजीन बना लेगा, 7 कार्बन का है तो टॉल्यूइन बना लेगा। इसके अंदर कुछ कैटलिस्ट का यूज होता है, जैसे CrO3 और V2O5 और MO2O3, इन तीनों में से कोई भी एक ऑन एल्यूमिना सरफेस एट 773 500 सेल्सियस है ये, 773 केल्विन एंड 10 to 20 ATM प्रेशर। इस पर ये क्या करता है कि 6 मेंबर का कंपाउंड है तो बेंजीन बना लेगा, 7 मेंबर का कंपाउंड है तो टॉल्यूइन बना लेगा, 8 मेंबर का कंपाउंड है तो कुछ बोल नहीं सकते, जाइलिन भी बना सकता है, इथाइल बेंजीन भी बना सकता है। तो एरोमेटाइजेशन। पाइरोलिसिस और क्रैकिंग, इसमें क्या होता है कि हायर एल्केन को छोटे छोटे एल्केन में तोड़ दिया जाता है। यहाँ पे किसी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर सीधे क्या होता है कि टेम्परेचर दिया जाता है 500 सेल्सियस और हायर, 500 सेल्सियस या उससे ज़्यादा। एनसीईआरटी ने 773 केल्विन लिया है, इसलिए मैंने ये ले लिया। अब ये छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, कुछ फिक्स नहीं है कि कितने टुकड़े बनाएगा और किस साइज के बनाएगा, तो इसलिए कई तरह के टुकड़े हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कुछ याद करना है आपको, बस याद रखना है कि पाइरोलिसिस होती है, होता क्या है। ये एक फ्री रेडिकल रिएक्शन है जो बड़े हाइड्रोकार्बन को छोटे हाइड्रोकार्बन में तोड़ता है। इससे ऑयल गैस बनाई जा सकती है, पेट्रोल में हेप्टेन ऑक्टेन यही पाया जाता है। जैसे केरोसिन है, केरोसिन C12H26 है, एक बड़ी चेन। तो इस बड़ी चेन से छोटी चेन बनाने के लिए ऑयल गैस, मतलब आप चाहें तो 4 कार्बन की चेन बना सकते हैं, 5 की बना सकते हैं, 6। आप कुछ नहीं चाहेंगे, आप तो गर्म करेंगे, वो अपने आप बनेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं।
देखिए आमतौर पे बोला जाता है, मैंने कई किताबों में लिखा हुआ भी देखा कि इवन एल्कीन का मेल्टिंग पॉइंट, इवन नंबर ऑफ कार्बन जिसमें हो, उसका ऑड से ज़्यादा होता है। लेकिन अब अगर डेटा की बात करें, एनसीईआरटी में डेटा दिया हुआ है, एनसीईआरटी के डेटा तो आपको मिलेगा कि मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास है। अच्छा, मेल्टिंग तो उसी का होगा जो सॉलिड होगा। तो पहली बात तो ये है कि 1 to 4 तो मेल्टिंग पॉइंट की बात नहीं करनी है, 18 या उससे हायर की बात करनी है। हाँ, आप मेल्टिंग उसका जरूर करा सकते हैं अगर इनको भी आप सॉलिडिफाइड कर दे तो अलग चीज। जैसे एनसीईआरटी ने पेंटेन का डेटा दे रखा है, तो जाहिर सी बात है कि उसको उसने ठंडा किया होगा, सॉलिडिफाइड किया होगा, वरना मेल्टिंग ऐसे हम हायर एल्केन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे C18 से हमारा मेल्ट होना चालू हुआ, 18 से 19 गए, क्या हुआ? मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा। 19 से 20 गए, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा। लेकिन आप देख रहे हैं 18 से 19 जाते समय स्लोप कम है और 19 से 20 जाते समय स्लोप ज़्यादा है। इसका मतलब ऑड से इवन जब जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट इवन से ऑड में भी बढ़ रहा है क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, ऑड से इवन में भी बढ़ रहा है क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है। लेकिन ऑड से इवन में जो इंक्रीज है वो इवन से ऑड वाले से ज़्यादा है, मतलब वाई ज़्यादा है एक्स से। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि इवन एल्केन आर मोर सिमेट्रिकल देन ऑड एल्केन। इवन एल्केन ज़्यादा सिमेट्रिकल होते हैं। और मेल्टिंग क्या होता है कि किसी भी सॉलिड की मेल्टिंग, आपको याद होगा कि मैं हमेशा बोलता था कि ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट 6 से ज़्यादा होगा। याद है आपको? मैंने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और फिजिकल प्रॉपर्टी में बताया था कि ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट 6 से ज़्यादा होगा ड्यू टू सिमेट्री। तो सिमेट्री की वजह से मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। यहाँ पर जितना अच्छी पैकिंग होगी सॉलिड में उतनी ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगी, है ना? और मॉलिक्यूलर मास पे तो डिपेंड कर ही रहा है। अब ऐसा नहीं है कि 20 का 21 से ज़्यादा हो जाएगा, इवन का ऑड से ज़्यादा का मतलब 20 का 21 से ज़्यादा हो गया, नहीं, 21 से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन 21 का ज़्यादा होगा। पर 19 से 20 जाते समय जितना बढ़ा है उतना 20 से 21 जाते समय नहीं बढ़ेगा, बस। अच्छा, इन केस ऑफ आइसोमर की बात करें, मान लीजिए मॉलिक्यूलर मास सेम है, मॉलिक्यूलर मास क्या है? सेम है। यहाँ तो मॉलिक्यूलर मास चेंज हो रहा था, तो अब मॉलिक्यूलर मास सेम है तो जो जितना ज़्यादा सिमेट्रिकल होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। इसे बोला जाता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेंटेन वाला। इन केस ऑफ आइसोमर नियो जो होता है, नियो ऐसा बनता है, नियो स्फेरिकल बनता है, ये नियो पेंटेन है। नियो एल्केन है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज इट इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल, गोला बना लेता है। नियो पेंटेन पांच कार्बन का, देखो नियो पेंटेन ये है, एन पेंटेन ये, नॉर्मल पेंटेन ये है, आइसो पेंटेन ये है, लेकिन सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका? नियो का, उसके बाद एन पेंटेन का, फिर आइसो पेंटेन का। सिमेट्रिकल है ये सीधा है ना, सिमेट्रिकल। तो ये बात ध्यान रखिएगा। बॉइलिंग पॉइंट में तो चेंज होगा यार, ऐसा नहीं कि ये मेल्टिंग पॉइंट आपको आ गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी आ गया, ये ध्यान रखिए। अभी मैं बता रहा हूँ बॉइलिंग पॉइंट। देखिए बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास तो है। देखिए अगर मॉलिक्यूलर मास 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड की सेम है तो सरफेस एरिया पर डिपेंड करेगा। अब सरफेस एरिया कई लोगों को समझ में नहीं आता, वो सरफेस एरिया वाला टॉपिक ही नहीं समझ पाते कि सरफेस एरिया क्या होता है। तो उन बच्चों के लिए मैंने ये लिख दिया कि भैया ब्रांचिंग जितनी ज़्यादा होगी सरफेस एरिया उतनी कम है, ठीक। अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन दे दिया कि यार इज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मैंने हाइड्रोजन नहीं भरा है, सब एल्केन है। अब आपके पास ये कंपाउंड है ये, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि मॉलिक्यूलर मास किसका ज़्यादा है। तो मॉलिक्यूलर मास उसका ज़्यादा होगा जिसमें कार्बन के नंबर ज़्यादा होंगे। कार्बन के नंबर यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है। तो अपने को कितने मिले? 5, 6 और 2, ये 6 कार्बन वाले मिल गए।
तो हमारा मॉलिक्यूलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए सबसे पहले हम 6 कार्बन वाले 5, 6 और 2 को अरेंज करेंगे। 5, 6 और 2 में ब्रांचिंग सबसे कम किसमें है, तो इसमें। तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका हो गया, 5 का। उसके बाद 5, 6 और 2 में 5 तो खत्म हो गया, 6, 2 में ब्रांचिंग सबसे कम किसमें है, इसमें। तो 6 ले आए, फिर 2 ले आए। अब हमारा 6 कार्बन वाला कंपाउंड हो गया। अब हम लाए 5 कार्बन वाला 1, 3, 4 है। अब 1, 3, 4 में मॉलिक्यूलर मास सेम है, लेकिन ब्रांचिंग सबसे कम किसमें है, इसमें। उसके बाद 4, उसके बाद 3। तो आपने देखा कि 1, 4, 3 ये जो कंपाउंड है, इसको मैंने मेल्टिंग पॉइंट में लिया था, तो 3 सबसे आगे आ गया था सिमेट्री की वजह से। यहाँ सिमेट्री नहीं है, यहाँ सरफेस एरिया है, ये ध्यान रखिएगा, दोनों में डिफरेंस है। मैं आप लोगों को डेटा, एनसीईआरटी का डेटा आप खोल के देखेंगे या मैं दिखा दूँ आपको? चलिए रुकिए, मैं दिखा देता हूँ। ये मैं आपको अपने लैपटॉप से दिखा रहा हूँ, और इसीलिए थोड़ा बीच बीच में ब्लर हो जा रहा है। लैपटॉप में मेरा एनसीईआरटी है, आपके भी पास एनसीईआरटी होनी चाहिए। किताब नहीं है, बुक नहीं है, तो डाउनलोड ही कर लो, ठीक है। इसको मैंने दिखा दिया है, अब आप इसको रोक कर एक बार चेक कर लेंगे।